नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश त्याग और आप सबका स्वागत है हिस्ट्री विद दिनेश त्याग। इससे पहले हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश का प्रशासन और मौर्य वंश के जो राजा है और उनके साम्राज्य जो विस्तार है उसके बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास होगी पुष्यमित्र शुंग के ऊपर। किस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा वृहदत्त की हत्या की और उसके बाद में किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसके उत्तराधिकारी किस तरह से हुए और उसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो वृहदत्त जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। एक दिन सेना का इंस्पेक्शन करने वो गया और कहा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो वृहदत्त का सेनापति था, जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। मौर्य वंश के राजा थे, वो सब के सब बौद्ध धर्म से संबंधित थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपनी सारी की सारी शक्ति लगा दी। इसके बाद में हम देखें तो जैसे पुष्यमित्र शुंग की जब एंट्री होती है तो उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म इतने अधिक फैल चुके थे कि ब्राह्मण धर्म दब सा गया था। तो ये एक प्रतिक्रिया आप मान लीजिए कि ब्राह्मण धर्म की एक ऐसी प्रतिक्रिया के रूप में जो पुष्यमित्र शुंग उभर कर सामने आया। पुष्यमित्र शुंग के इस अचानक उदय को आप बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग खुद एक ब्राह्मण था, वो एक सेनापति था। तो उसने अपने ही राजा वृहदत्त की हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश कहा जाता है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का इतना विरोधी था कि उसने ये घोषणा करवाई कि अगर कोई मुझे किसी बौद्ध भिक्षु का सिर ला कर देगा तो मैं उसे दिनार, जो उस समय की मुद्रा थी, वो इनाम में दूंगा। तो इस तरह से ब्राह्मण धर्म के अंदर पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी बताया गया है। तो किस तरह से उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की और आगे जाकर के अपने साम्राज्य का पूर्ण रूप से विस्तार किया, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए चलकर इसको कर लेते हैं। तो चलिए चलकर हम शुंग वंश को कंप्लीट कर लेते हैं। अंतिम मौर्य राजा वृहदत्त को उसी के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मार करके शुंग वंश की क्या कर ली, स्थापना कर दी, या शुंग डायनेस्टी की उसने स्थापना कर दी। बाण, यहाँ बाण भट्ट की बात हो रही है। बाण ने हर्षचरित्र में लिखा है कि अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र ने सेना के प्रदर्शन का आयोजन किया और राजा को प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित किया, और उसी समय के उसने क्या किया, उपयुक्त अवसर समझकर उसकी क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, उसका क्या कर दिया, वध कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर शुंग वंश का जो साम्राज्य है उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर पाटलिपुत्र है जो उनकी राजधानी थी। इसके अंदर हम बात करते हैं, यहाँ प्रतिष्ठान की यहाँ बात हो रही है, तो यह किसकी थी, सातवाहन वंश की जो है राजधानी थी। उसके बाद में इसके कुछ प्रमुख नगर हम देख लेते हैं। तो ये था विदिशा। उज्जैन उस समय शुंग वंश की जो डायनेस्टी है उसके अंदर नहीं आता था। उसके बाद में बात करते हैं मथुरा, और मथुरा का जो राज्यपाल था उसका नाम था धनदेव, और ये विदिशा यहाँ का राज्यपाल था अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र था। ठीक है, तो इस तरह से अपने आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है शुंग वंश के राज्य के विस्तार और उसका शासन हम देख लेते हैं। इसकी बात करते हैं। मालविका अग्निमित्रम, ये क्या है, कालिदास द्वारा लिखित एक नाटक है। तो मालविका अग्निमित्रम दिव्य वदान व तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र का राज्य नर्मदा तक फैला था, यानी कि दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के तट के उत्तर का जितना भी क्षेत्र था वो पुष्यमित्र शुंग के अंदर जो राज्य था वो वहां तक उसका फैला हुआ था। पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा उसके राज्य के मुख्य नगर थे। हमने ऊपर मैप के अंदर ये देख लिया। उसके बाद में विदिशा में उसका पुत्र जो था अग्निमित्र को अपना प्रतिनिधि शासक उसने क्या किया था, नियुक्त किया था। अयोध्या में एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और वहां उसने धनदेव नामक जो व्यक्ति है उसको शासक नियुक्त किया था। ये बात हम ऊपर मैप में कर चुके हैं। ठीक है, अब उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ये कहाँ से पता लगता है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें पता लगता है। अब नर्मदा नदी के तट पर अग्निमित्र ने महादेवी जो थी धारणी का भाई वीरसेन कौन था, जो महादेवी धारणी था उसका भाई था वीरसेन। इसके आगे अपने बात करेंगे के दुर्ग का रक्षक उसने क्या किया था, नियुक्त किया था। उसके बाद में बात करते हैं विदर्भ से युद्ध। अब ये विदर्भ से युद्ध होता है, यज्ञसेन नाम का एक व्यक्ति था, जो कौन था, अंतिम मौर्य सम्राट जिसका नाम था वृहदत्त, उसका साला था। उसने विदर्भ में एक नए राज्य की उसने स्थापना की। अब यहाँ पर अग्निमित्र जो व्यक्ति था, जो कौन था, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, और ऋषि यज्ञसेन का पुत्र जिसका नाम क्या था, माधवसेन। इन दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है।
और जब इस बात का पता किसे लगता है, यज्ञसेन को लगता है, तो वो अपने ही पुत्र माधवसेन को पकड़ करके कहाँ डाल देता है, जेल में डाल देता है। तो इसके आगे की जो कहानी है वो हम देख लेते हैं। मालविका जो अग्निमित्रम जो नाटक है वो इसी जो है घटना के ऊपर लिखित एक नाटक है, जो किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। अब देखते हैं, मालविका अग्निमित्र नाटक में हमें पता चलता है कि विदर्भ में यज्ञसेन एक नए राज्य की नींव डाली। वह मौर्य राजा वृहदत्त का जो है, वृहदत्त के सचित का क्या था, साला था। ठीक है, इससे प्रकट होता है कि वह पुष्यमित्र के विरोध में तो हो गई, जाहिर सी बात है। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने यज्ञसेन के चचेरे भाई, सॉरी यहाँ चचेरा भाई लिखा गया है, चचेरे भाई माधवसेन ने जो है उससे क्या मिलकर एक षड्यंत्र रचा, और यज्ञसेन ने अंतपाल माधवसेन को अंतपाल यानी उसका जो अंतपाल था या उसको पकड़ लिया। अंतपाल का मतलब क्या होता है, जो सीमा की रक्षा करता है। उसने अपने चचेरे भाई माधवसेन को अपना अंतपाल नियुक्त किया था, उसे पकड़ लिया और अग्निमित्र ने वीरसेन को यज्ञसेन के विरुद्ध भेजा। वीरसेन के बारे में हमने बात कर ली, जो कहाँ था, नर्मदा नदी के तट के ऊपर क्या था, यह हमने बात की थी। नर्मदा नदी के तट के ऊपर जो अंतपाल जो किसका था, अग्निमित्र का था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या किया। यज्ञसेन वीरसेन ने यज्ञसेन को हरा दिया। इस पर यज्ञसेन ने अपने राज्य का कुछ भाग किसे देना पड़ा, माधवसेन को देना पड़ा, और इस प्रकार विदर्भ ने पुष्यमित्र का आधिपत्य क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यूनानियों के आक्रमण की। अपने बात करें तो पतंजलि के महाभाष्य से दो बातों का हमें क्या चलता है, पता चलता है। पतंजलि ने स्वयं पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ करवाए। पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और उनके समकालीन थे। और पतंजलि ने पुष्यमित्र के जो अश्वमेध यज्ञ जो हमें किससे पता चलता है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें पता चलता है। तो उन दोनों अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। ठीक है, उस समय दूसरी बात हमें पता चलती है, उस समय एक आक्रमण में यूनानियों ने चित्तौड़ के निकट माध्यमिका, चित्तौड़ के निकट एक नगर है माध्यमिका, अवध में साकेत पर क्या कर दिया, घेरा डाल दिया, किंतु पुष्यमित्र ने उन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद में गार्गी संहिता के युग पुराण में भी लिखा गया है कि दुष्य प्रक्रमी यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा को जीत लिया, यानी उस पर घेरा डाल दिया। संभवतः यह आक्रमण उस समय हुआ जब पुष्यमित्र मौर्य राजा का सेनापति था। यानी कि मौर्यों का जो पतन का मुख्य कारण यह था कि मौर्य ने लड़ना छोड़ दिया। यानी कि अशोक की जो नीति थी, धम्म नीति, और कभी युद्ध न करने की जो उसने सौगंध गाई थी, उसी ने उसके साम्राज्य का अंत करवा दिया। अब यूनानी जो लोग थे उन्होंने आक्रमण कर दिया, और उस समय मौर्य साम्राज्य का जो शासक था वो था वृहदत्त, और वो इतना शक्तिशाली नहीं था कि उनका सामना कर सके। इससे तंग आकर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, अपने ही राजा का जो है उसने वध कर दिया और सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। तो हो सकता है कि ये जो आक्रमण यहाँ बात हो रही है वो किस समय हुआ हो, जब वो सेनापति था। संभव है कि इस युद्ध में विजयी होकर ही पुष्यमित्र ने वृहदत्त को मारकर राजा बना होगा। अब कालिदास ने यूनानियों के एक दूसरे आक्रमण का वर्णन अपने नाटक मालविका अग्निमित्र में किया है। यह युद्ध संभवतः पंजाब में सिंधु नदी है, सिंधु नदी के तट पर हुआ, और पुष्यमित्र के पोते अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने इस युद्ध में यूनानियों को हरा दिया। और शायद यह युद्ध इस कारण हुआ हो कि यूनानियों ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण बताया गया। संभवतः यह यूनानी आक्रमण जिसने पुष्यमित्र के समय में आक्रमण किया हो, जो आक्रमणकारी था उसका नाम क्या था, डेमेट्रियस था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुष्यमित्र ने यूनानियों को कुछ समय के लिए भारत की उसने क्या की, रक्षा की। ठीक है, यूनानियों को पराजित करके ही संभवतः पुष्यमित्र ने अपने जो अश्वमेध यज्ञ उसने जो है धनदेव के अभिलेख में जिसका उल्लेख मिलता है वो संपन्न उसने करवाए होंगे। उसके बाद में बात करते हैं पुष्यमित्र की धार्मिक नीति की अपनी बात करते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मण धर्म का कट्टर समर्थक था। उसने बौद्धों के साथ अत्याचार किए। कहते हैं कि उसने पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध बौद्ध मठ जिसका नाम क्या था, कुकुट्टाराम उसका नाम था, जिसे अशोक ने बनवाया था, और उसके नष्ट करने की उसने क्या बनाई, योजना बनाई। उसने पूर्वी पंजाब के शाकल के जो बौद्ध केंद्र थे उनको नष्ट करने का प्रयत्न किया। दिव्य विधान नाम का एक ग्रंथ है जो सिंहली अनुश्रुति में लिखा है कि बौद्ध भिक्षु के सिर के लिए उसने कितने 100 दिनार की उसने घोषणा की। यानी एक बौद्ध भिक्षु के जीवन की उसने क्या कीमत लगाई, 100 दिनार। यानी कि उसने ऐसा एक आदेश जारी किया कि अगर कोई मुझे
बौद्ध भिक्षु का सिर ला कर देगा तो मैं उसे उपहार स्वरूप 100 दिनार जो है उसे प्रदान करूँगा। ये बात मैंने आपको उस वीडियो के शुरू में बताई थी। तो उसके बाद में बात करते हैं, किंतु यह वृत्तांत ठीक प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भरहुत के जो अपने बात करें स्तूप की बात करें, भरहुत का स्तूप, उसका संवर्धन जो है शुंग काल के अंदर हुआ। आगे देखते हैं इसके अंदर भरहुत के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस समय बहुत से दानियों ने तोरण, मैंने आपको बताया उसका संवर्धन हुआ, तोरण का निर्माण जो है शुंग काल के अंदर हुआ कि स्वेच्छा से उसने क्या दिए, दान दिए। यदि पुष्यमित्र की नीति बौद्धों पर सख्ती की करने की होती तो अवश्य ही विदिशा के राज्यपाल जो कौन था, अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र था, राज्यपाल को आज्ञा देता कि वह बौद्ध इमारतों को नष्ट कर दे, न कि उसे उसका संवर्धन करवाए। संभव है कि कुछ बौद्धों ने पुष्यमित्र शुंग का विरोध किया हो और राजनीतिक कारणों से पुष्यमित्र ने उनके साथ सख्ती से बर्ताव किया हो। ये बात एकदम मतलब सही सटीक बैठती है, क्योंकि अगर बौद्धों पर इतना ही उसको गुस्सा होता तो वह जो है विदिशा के अंदर जितने भी बौद्ध इमारतें हैं उनको गिरवा देता, ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद में बात करते हैं पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों की। अपने बात करें तो पुराणों में पुष्यमित्र के बाद 9 शुंग राजाओं का उल्लेख मिलता है। अग्निमित्र का नाम उसके अंदर मिलता है कुछ सिक्कों के ऊपर, यानी पुष्यमित्र के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, उसका पुत्र अग्निमित्र। कुछ सिक्कों पर खुदा हुआ है जो रुहेलखंड में हमें मिले हैं। उसके बाद में वसुमित्र का नाम जो है मालविका अग्निमित्र में आता है। वसुमित्र का नाम मालविका अग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक में आता है। संभवतः हेलियोडोरस के बेस नगर के गरुड़ ध्वज अभिलेख में भागवत नाम का राजा था, वह भी संभवतः शुंग वंश से ही संभव था। इस वंश का अंतिम राजा देवभूति था, जिसे उसके अमात्य वासुदेव ने मारकर 75 ईसा पूर्व जो है कण्व वंश की स्थापना कर दी। इस प्रकार शुंग वंश समाप्त हो जाता है। कण्व वंश हम यहीं खत्म कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। कण्व वंश की अगर बात करें तो कण्व वंश में 4 राजा हुए। पहला वासुदेव, वही वासुदेव जिसने देवभूति की हत्या की। उसके बाद में भूमिमित्र, उसके बाद में नारायण, सुशर्मा इसका अंतिम शासक था, जिसको सिमुक नाम का एक व्यक्ति उसकी हत्या करके जो है सातवाहन वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 45 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया। कण्व वंश के उपरांत मगध में कौन राजा हुए यह कहना कठिन है, और पाटलिपुत्र न कुछ काल के लिए पाटलिपुत्र जो है कुछ काल के लिए मित्र वंश के राजाओं का राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया। उसके बाद शक, मुरुंड और प्रदेश जो है इस प्रदेश पर क्या हो गया, शक और मुरुंड का अधिकार हो गया। अंत में नाग वंश और गुप्त वंश के राजाओं ने शक और मुरुंड को क्या कर दिया, नाश कर दिया। तो इस तरह से पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में गुप्त वंश के बाद की अपनी बात करें, पाटलिपुत्र गुप्त वंश के अंदर अपने पूर्व जो स्वाभिमान है उसको बनाए रखता है। जैसे ही हर्षवर्धन की अपने बात करेंगे तो उस समय पाटलिपुत्र अपना वैभव जो है वो खो चुका होता है, और उसका स्थान जो है कौन ले लेगा, कन्नौज ले लेगा। और कन्नौज जो है पूरे उत्तर भारत की जो है केंद्र बन जाएगा, और उसको प्राप्त करने के लिए बाद में त्रिकोणीय संघर्ष होगा, जिसको हम धीरे धीरे आगे की क्लासों में करेंगे। तो इस प्रकार से इतिहास की क्लासें आगे लगातार चलती रहेगी, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।